जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो एप्लीकेशन पे 7 तारीख को करवाया गया था। हम लोग कुछ 2-3 क्लास पीछे हैं, जिसे हम लोग कवर कर लेंगे बहुत ही जल्द। इसमें हम लोग कवर करेंगे कुल 50 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के सेट का ये है, ये जो सेट है इसमें क्वेश्चन करवाया गया है बिहार एसआई का जो 64 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था, उसके मेंस का जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन इसमें सिर्फ दिया गया है आज के सेट में। तो इस सेट को बनाने से पहले आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए। पेन पेपर लेके इसलिए बैठ जाइए कि आपको बताना है कमेंट में कि आपको इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। और रही बात इसके पीडीएफ की, पीडीएफ चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये देके आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन होते हैं तो आपको 3-4 सेट का फ़ायदा हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मंथ का तो फ़ायदा होना ही है। मतलब कि नेक्स्ट मंथ के लिए मैं आपको पेड ग्रुप में अभी ज्वाइन करवाऊंगा, लेकिन अभी जो 3-4 सेट बचा हुआ इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम पे मेरे से बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही ज्वाइन होना हो। मैं क्यूआर दूंगा पेड करके, फिर आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर इतना बताइएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैतरनी नदी, और इसका सही आंसर है बैतरनी नदी, जो कि ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बैतरनी नदी ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाती है या फिर गिरती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट दिया हुआ है भारत पूजा। तो भारत पूजा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। और तीसरा ताप्ती, ये भी जो है पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा जो है ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और एक नदी है बैतरना नदी, मैंने अभी आपको बताया था बैतरनी नदी के बारे में। एक नदी है बैतरना नदी। बैतरना नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत सरकार का कार्यों का वर्णन है? तो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए ऑप्शन पे जाते हैं तो अनुच्छेद 3 में राज्यों का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 में पंचायत से संबंधित दिया हुआ है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन बचता है अनुच्छेद 77, इसमें जो है भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। ओडिशा राज्य के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। ओडिशा राज्य के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर 1987, आपको ये डेट याद रखना है। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित वार्ता हुई थी। ठीक है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सहकारी समिति का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 43 के बी में किया गया है। और ये जो है भारतीय संविधान में पहले नहीं था, लेकिन इसे जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जोड़ा गया है 97 यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन है? तो आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल है स्तरी मेघ। कौन सा बादल है? स्तरी मेघ। नेक्स्ट है, पी के थंगून समिति किससे संबंधित है? तो पी के थंगून समिति जो है वो संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से।
स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने का, राज्यपाल बनने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। किस सिंधु सभ्यता से 2 कमरे का बैरक मिला है? ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से 2 कमरे का बैरक मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो पूर्ण सिंधु सभ्यता का अगर हम लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल, संघ का प्रधानमंत्री, नगर पंचायत का सरपंच और नगर निगम का महापौर। इसका आंसर हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। नेक्स्ट है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस जो है वो सेशेल्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सेशेल्स की राजधानी तो विक्टोरिया हो जाएगी। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। आपको मैं बता दूं कि मॉरिशस जो है इसे लघु भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु भारत, क्योंकि मॉरिशस में रहने वाले लोगों का 75% भारतीय हैं। 75% कौन है? भारतीय हैं मॉरिशस में। ठीक है, और आ जाइए ऑप्शन पे। तो सेशेल्स की राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया। कोमोरोस की राजधानी, कोमोरोस जो है इसकी राजधानी हो जाएगी मोरोनी। और मारितानिया की राजधानी हो जाएगी नोकचोट। मारितानिया की राजधानी क्या है? नोकचोट। ठीक है, और आप लोग को अगर नोट बनाने में प्रॉब्लम होता है तो पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पेड ग्रुप में जो है हैंड रिटेन नोट्स देते हैं सर जो पढ़ाते हैं, और उसका मैं जो नोट बनाता हूँ उसी का PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ पेड ग्रुप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, बिहार दरोगा का जो परीक्षा होता है, परीक्षा में अगर आप गौर कीजिएगा तो राजधानी पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन राजधानी से संबंधित पूछा जाता है। तो राजधानी देश और राजधानी तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें गौर करने वाली चीज़ है कि द्वीपीय देश, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट लुइस, घाना, मतलब इस प्रकार के जो देश होते हैं द्वीपीय देश की अधिक राजधानी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से 50-60 देश होंगे, उससे आप लोग कवर कर लीजिएगा। कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तो कौन सा ग्रंथ जो है वो तमिल व्याकरण है? ये है तोल्कापियम। कौन सा? तोल्कापियम जो है ये तमिल व्याकरण है, और ये लिखा गया था तोल्कापियर के द्वारा। किसके द्वारा? तोल्कापियर के द्वारा यह लिखा गया था। संगम काल से संबंधित यह ग्रंथ है। संगम काल में 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे सम्मेलन में तोल्कापियम लिखा गया था। बगाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? तो वो राजवंश था चालुक्य। चालुक्य ने बगाटक वंश के बाद दक्षिण भारत में शासन किया था। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? तो अशोक का टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? और इसमें अधिकतम विद्यार्थी जो है जेम्स प्रिंसेप मारेंगे, लेकिन इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप नहीं होगा। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ही टोपरा अभिलेख का खोज किया था। और हरियाणा से लेके, टोपरा जो है हरियाणा में है, तो हरियाणा से लेके फिरोज शाह तुगलक ही इस अभिलेख को दिल्ली चला गया था लेके। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। आप लोग को लगता होगा कि प्राचीन भारत जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इतने ही देर में 3-4 क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत के कंटिन्यू मिल गया है। सिंधु सभ्यता से 2-3 क्वेश्चन मिल चुका है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए प्राचीन भारत को भी आप लोग नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा गया था इब्न बतूता जो है भारत आया था 1333 ईस्वी में। और 1333 ईस्वी में कौन थे? तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। किसका? MBT का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन आपका हो जाएगा मार्च 1942, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा आपको अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा 1940 यानी 17 अक्टूबर 1940, और अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 8 अगस्त
40। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैच अगर आप करते हैं तो उसके अनुसार आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध जो है अग्नि 5 से संबंधित है। और ये सारा क्वेश्चन जो है इधर जून मंथ में हुआ था, मद्य निषेध वाला 64 पोस्ट का मेंस का एग्ज़ाम, उसी का क्वेश्चन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन वर्तमान में पूछा गया है। तो इससे आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव जो है कैमूर भभुआ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से अभिप्राय है, ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया यानी सार्क SRC, ठीक है, सार्क के वर्तमान सदस्य कौन से हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सार्क की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1985, ये याद रखिएगा, दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू है और इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके सदस्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार नहीं है, इसमें मालदीव हो जाएगा। मालदीव है, म्यांमार नहीं है, इसका मालदीव है। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला है। सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुझे कमेंट में बताइएगा तारापुर जो परमाणु विद्युत गृह है किस देश की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह जो है जल निकासी की व्यवस्था जो है वो सुनियोजित थी, एकदम बहुत बढ़िया नियोजित था, ठीक है। जैसा अभी हम लोग के यहाँ रहता है वैसा उस समय भी एकदम सुनियोजित था। नेक्स्ट है सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। गलत है, सड़क बनाने के लिए तो ग्रिड पद्धति ही अपनाई जाती थी। दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है सभ्यता नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। सही है। नगर 2 भागों में विभाजित थे, पहली ऊंचाई पर, दूसरी निचली सड़क। हाँ, ये भी सही है। ऊंचाई पे जो है वो शासन प्रशासन करने वाले व्यक्ति रहते थे और नीचे में आम जनता रहती थी, निचली स्तर की ज़मीन पे, ऐसा नहीं कि नीचे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही है। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई? ये की गई है मोरोधारो में। कहाँ की गई है? मोरोधारो में। नेक्स्ट है चंबल नदी द्वारा जो बीहर घाटी बनाई गई है उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो चंबल नदी द्वारा जो बीहर घाटी बनाई गई है उस घाटी को तंग घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंग घाटी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है जिसका कारण डैश है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है निच्छालन। क्या कारण है? निच्छालन। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कपास की खेती के लिए जो प्रयुक्त मिट्टी है उसके संबंध में विचार करना है। यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है। सही है। और कपास के उत्पादन के लिए आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी उपयुक्त है, और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी जलयोजित रहती है तो पीली हो जाती है। बिल्कुल गलत है। यह जो है जलयोजित रहती है तो पीली हो जाती है, ये लाल मिट्टी के संबंध में होगा। लाल मिट्टी जो है जब उसमें जल रहता है तो वो पीली दिखने लगती है, ठीक है। यह कंकर और चूना पत्थर से भरपूर है। बिल्कुल गलत है। ये दोमट मिट्टी होती है, ये भी गलत है। केवल एक इसमें सही है। निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित है? बागानी बोला गया है तो चाय जो है बागानी होता है, कॉफ़ी, रबर, और ऐसे फल फूल जितने होते हैं ये सभी बागानी होते हैं। लेकिन जितने खाद्यान्न उत्पादन संबंधित वस्तु हैं वो जो है बागानी नहीं होते हैं, जैसे दाल चावल ये सभी बागानी नहीं होते हैं। तो 1, 2 और 4 इसमें बागानी है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भूभाग का 40% जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है।
धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था और दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ये साफ साफ वर्णित है। नेक्स्ट है पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 ही है, उसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1898 ईस्वी बनारस में जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था और इसी का नाम बदलकर 1916 में BHU कर दिया गया। क्या किया गया? BHU कर दिया गया 1916 में और इसके संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है ये बताना है। मुंशी आयंगर फार्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपित देवनागरी की सिफारिश की, ये सही है। संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, गलत है, करना चाहिए। ठीक है। भारत की बाध्यता है कि वह हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता, ये भी गलत है, तो केवल एक इसमें सही है। मुंशी और आयंगर का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इससे समाज के सभी वर्ग में लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है, ये तो सही है। समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1919 में। नेक्स्ट है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं अवस्थिति, हाँ सही है। भूतापीय और जलीय तापन दर में अंतर, ये भी होगा जो मानसून को प्रभावित करता है। हवाओं में मौसमी बदलाव, ये भी मानसून को प्रभावित करेगा। और अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये भी करता है। तो 1 2 3 4 उपयुक्त सभी होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा जो है वो चावल की किस्म है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव की जरूरी होती है, यही आंसर होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? तो मेघालय पठार का भाग है गारो खासी जयंतिया, जिसमें से इसका आंसर होगा गारो पहाड़ी। नीलगिरी तो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और डफला पहाड़ी किस राज्य में है, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा, बहुत आसान है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारत एक धर्म को मानने वाला देश है, गलत है। नेक्स्ट है भारत द्वारा धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन और प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी गलत है। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है, ये भी गलत है। भारत में सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। जोजिला दर्रा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला ठीक है अरुणाचल प्रदेश। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो गया 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्यजीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है? किससे खतरा नहीं है? आक्रामक प्रजातियों और अवैध वन्यजीव व्यापार से, हाँ इससे तो खतरा है, तो ये आंसर नहीं होगा। कृषि का विस्तार करेंगे फिर भी वनस्पति में जो है खतरा आएगा ही आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वनारोपण व सामाजिक कृषि करेंगे तो खतरा नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 45 नंबर भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही कथन का चयन करें। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती से आम जनता कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध, हाँ ये लगभग वही 1919 के आसपास, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपका 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट गांधी द्वारा, हाँ ये व्यापी चलाया गया था 13 अप्रैल के बाद ही, लेकिन ये भी 1919 में ही चला गया। ओटोमन साम्राज्य के पश्चात खिलाफत आंदोलन, वैसे देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद आपको प्रथम विश्व युद्ध वाला परेशानी आ जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद आपको आ जाएगा रॉलेट एक्ट वाला 3 है, फिर 4 है। इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करना है, सही है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है, ये भी सही है। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं, हाँ ये सही बात है, कभी भी लागू कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का लिखित सिफारिश होगा तभी। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है, हाँ ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट की तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती है। इससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये था रॉलेट एक्ट का 1919। ठीक है, नेक्स्ट, जेम्स एंड्रयू राम से भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? ये वास्तविक नाम है आपका लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। नेक्स्ट है, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था वर्ष 1981 में। आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे 150 रुपये में ख़रीद के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैं सिर्फ 11 रुपये में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 11 रुपये पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बात कीजिएगा। फिर मैं आपको QR कोड दूंगा, उसके बाद आप पे कीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मैं अन्य किसी भी जगह पर अपना QR नहीं दे रखा हूँ, अदरवाइज़ आप कहीं भी इधर उधर पैसा पे करते हैं उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसका PDF आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? 100 क्वेश्चन वाला जो सीरीज चलता है उसका PDF मिलेगा। 50 क्वेश्चन वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF मिलेगा और 50 क्वेश्चन वाले का हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।